हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार और आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो जैसा कि हम मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। और मैंने इसमें टोटल 3 क्लास ले चुका हूं और आज ये मेरा 4th क्लास है, ठीक है। और इस 4th क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं और दिल्ली सल्तनत में मेनली हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, और ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कर ले और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ। तो आइए हम आगे अपने वीडियो में बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल जो होता है हमारे भारत पे, वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, सॉरी 1526 ईस्वी तक ये चलता है, ठीक है। और इसमें हम जो होता है ना, टोटल 5 वंश के बारे में पढ़ते हैं। कितने वंश के बारे में पढ़ते हैं? 5 वंश के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। तो हम आज उसको बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 5 वंश जो थे वो इनके नाम इस प्रकार है। तो सबसे पहला वंश जो है, इसको हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गुलाम वंश, ठीक है। दूसरा जो वंश जो था वो था खिलजी वंश। क्या था? खिलजी वंश, ठीक है। और तीसरा वंश जो था वो था तुगलक वंश। और चौथा वंश जो था वो था सैयद वंश। और पांचवा जो था वो था लोधी वंश, ठीक है। तो हम दिल्ली सल्तनत के अंदर में 5 वंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो ये गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, ठीक है। तो आज जो मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज जो मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये गुलाम वंश जो है ये हमारे भारत में 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक, यानी 206 से 290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने भारत पर टोटल शासन किया था। लगभग 84 ईयर्स भारत पर शासन किया था, ठीक है। तो आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हर एक वंश को नेक्स्ट वीडियो करके पढ़ते चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, तो हम बात कर रहे थे गुलाम वंश की, ठीक है। तो गुलाम वंश जो है वो आपको बताया मैंने कि 1206 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक? 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश में टोटल 11 राजा ने शासन किया हमारे। और मैं इसके नाम यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पर टोटल 11 थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो राजा था वो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से लेकर के 1210 तक रहा। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आराम शाह आया, और आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1210 से लेकर के 1211 तक रहा। उसके बाद तीसरा जो था गुलाम वंश का शासक वो था इल्तुतमिश था, जो 1211 से लेकर के 1236 तक था, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, चौथा जो था वो रुकुनुद्दीन फिरोज था, जिसका शासनकाल जो था 1236 ही था, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा जो आती है वो रजिया सुल्तान आती है, और रजिया सुल्तान का शासनकाल जो होता है 1236 से लेकर के 1240 तक होता है। उसके बाद छठा जो होता है वो बहराम शाह आते हैं, और बहराम शाह जो है 1240 से लेकर के 1242 तक ये शासन करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सातवां जो था वो अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन मसूद शाह है। कौन है? अलाउद्दीन मसूद शाह है। और मसूद शाह का जो शासनकाल जो होता है वो 1242 से 1246 तक, यानी 242 टू 246 तक रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आठवां जो आते हैं वो नसरुद्दीन मोहम्मद आते हैं। कौन आते हैं? नसरुद्दीन मोहम्मद आते हैं। और ये कब होते हैं? 1246 से 1266 तक ये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नौवां जो आता है वो बलबन आता है, और बलबन का जो शासनकाल जो होता है 1266 से 1287 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आता है? कैकुबाद आता है, और कैकुबाद का जो होता है 287 से 290 तक रहता है। और उसके बाद ट्यूमर्स जो होते हैं वो 1290 में ही 1290 तक ही रहता है, ठीक है। तो ये थे टोटल 11 गुलाम वंश के राजा, जिसको आप याद कर लें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये सीरीज में पूछता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइए, ठीक है।
तो यहाँ पर बात करते हैं कुतुब बिन ऐबक। तो कुतुब बिन ऐबक जो है वो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक ने इसने शासन किया था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि कुतुब बिन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था। ये गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। तो गौरी की मृत्यु के बाद, यानी गौरी की मृत्यु जब 1206 ईस्वी में हुआ, तो ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि उसका विश्वासी दास था। ठीक है, ठीक है। और ऐबक के पूर्वज कैसे थे? वो तुर्की थे। क्या थे? ऐबक के कैसे को ऐबक के पूर्वज क्या थे? तुर्की थे। तो आपसे पूछेगा कि तुर्की मतलब कि तुर्की वंश की स्थापना भारत पर किसने किया था? तो कुतुब बिन ऐबक ने ही किया था। ठीक है, और ये तुर्क जनजाति से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि कुतुब बिन ऐबक ने राजधानी किसे बनाया था, तो कुतुब बिन ऐबक ने, ठीक है, लाहौर को राजधानी बनाया था। अब अगला, ऐबक का मतलब क्या होता है? तो ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ठीक है, अगला अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो कुतुब बिन ऐबक ने लोगों में लाखों का दान करता था। ठीक है ना, पूरा एकदम भर भर के दान करता था, जिस कारण से इसे वहां के लोगों ने, जनता ने इसको लाख बख्श की उपाधि दी थी। क्या दी थी? लाख बख्श की उपाधि दी थी। तो कुतुब बिन ऐबक जो होता है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, मतलब कि इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो इसने उपाधि जो धारण की थी, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि इसने जो उपाधि जो धारण की थी, इसने सिपहा सालार की उपाधि धारण की थी, जिसको कमांडर इन चीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कमांडर इन चीफ कहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो आपका बोले कुतुब बिन ऐबक। तो इसने किस चीज का उपाधि धारण किया था? तो कमांडर इन चीफ का। ओके, अब बात करते हैं कि इसी के समय इल्तुतमिश, जो बदायूं का, क्या बदायूं जो कहां पर था? यूपी में। यूपी का गवर्नर था। ठीक है, क्या था? यूपी का गवर्नर था। ठीक है, जो क्या था? जो ऐबक का, मतलब कि कुतुब बिन ऐबक का क्या था? गुलाम और दामाद था। मतलब कि जो कुतुब बिन ऐबक का जो गुलाम और दामाद जो था वो इल्तुतमिश था, और उसको कहाँ का गवर्नर बनाकर रखा था? बदायूं यूपी का। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुतुब बिन ऐबक द्वारा निर्माण कार्य। ठीक है, तो कुतुब बिन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद बनवाया। ठीक है, फिर उसके बाद इसने अजमेर में, कहां पर? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। और कहा जाता है कि ये जो अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, ये पहले विद्यालय के रूप में जाना जाता था। और इस विद्यालय का निर्माण विग्रह राज ने कब करवाया? विग्रह राज ने करवाया था। और ये किस वंश से था? तो चौहान वंश के शासक थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला, अब देखिए यहां पर, तो दिल्ली में क्या कुतुब बिन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव रखी थी। ठीक है, और इसको पूरा, मतलब कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो उसने कुतुब मीनार जो था, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ठीक है, के नाम पर नींव रखा था, जो क्या थे? सूफी संत थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुब बिन ऐबक ने रखा था। और किसके नाम पर रखा था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, जो एक सूफी संत थे। और कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, आगे 1210 में, ठीक है, 1210 में कुतुब बिन ऐबक की चौगान, जिसको आज के जमाने में पोलो कहते हैं, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये था कुतुब बिन ऐबक से रिलेटेड जानकारी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला, तो कुतुब बिन ऐबक के मरने के बाद, ठीक है, कुतुब बिन ऐबक के मरने के बाद ऐबक का बेटा, ठीक है, अपनी पिता के, मतलब कुतुब बिन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने कहा कि चूंकि ये गुलामों का वंश है, जिस कारण से मुझे बैठना चाहिए। और इसने आराम शाह से पंजाब में जड़ का युद्ध किया और आराम शाह को मार करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो अब बात करते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का जो शासन काल जो है वो 1210 से 1236 तक है। सॉरी, ये 1200 कभी कभी 11 भी देता है, तो 1211 से 1236 तक होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि ये किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं धारण किया था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे यहाँ पर। उसके बाद उस खलीफा ने जिस जिस खलीफा ने इसे सुल्तान को पैदा किया, तो उसी खलीफा ने इसे खिलवत नामक की उपाधि दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था, और गौरी का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, अब आगे अब बात करते हैं कि 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध, 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध, तो 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था। और आपको बता दो कि यल्दोज किसका गुलाम था, तो गौरी का गुलाम था, जिसमें यल्दोज मारा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि 1221 में चंगेज खान का आक्रमण हुआ था भारत पे। ठीक है, तो इसको चंगेज खान का आक्रमण बोलिए या फिर क्या बोलिए, मंगोल का आक्रमण बोलिए। ठीक है, तो रीजन ये था कि जलालुद्दीन मंगभरनी ने चंगेज खान के भाई की हत्या करके सिंध प्रांत, मतलब कि हमारे भारत के सिंध प्रांत में आकर के छिप गया था, जिस कारण से चंगेज खान ने भारत पर पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने कुछ अरबी सिक्के चलवाए थे। ठीक है, कुछ शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। जो चांदी से बने सिक्के जो चलवाए थे उसे टंका कहा जाता था, और जो तांबे से बने सिक्के चलवाए थे उसे क्या कहा जाता था, जीतल कहा जाता था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने ठीक है 40 सरदारों को मिला करके एक समूह तैयार किया था। क्या किया था, 40 सरदारों को मिला करके एक समूह तैयार किया था, जिसे तुर्क ए चिहलगानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तुर्क ए चिहलगानी कहा जाता था मत। ठीक है, और इसका काम क्या था कि जो भी उसके खिलाफ विद्रोह हो रहे हो उसको दबाने के लिए उसने एक दल का निर्माण किया था, जिसको तुर्क ए चिहलगानी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1229 में कुतुब मीनार के निर्माण को कंप्लीट करवाया। ठीक है, किसने कंप्लीट करवाया था, इल्तुतमिश ने। उसका जैसे ही कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया, उसने दिल्ली को कैपिटल बनाया, मतलब कि पहले लाहौर था और अब उसने कैपिटल किसको बना लिया, दिल्ली को बना लिया। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि दिल्ली सुल्तान की उपाधि भी धारण की बगदाद के खलीफा से, कब, 1229 में। लेकिन इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1236 में। और इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर है, तो ये दिल्ली में मकबरा है। ठीक है, तो आगे अब इसके बाद ठीक है ना, इल्तुतमिश के मरने के बाद ठीक है, इल्तुतमिश का बेटा किसके गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये 1236 तक ही रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल जो होता है, ठीक है, तो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल जो होता है वो 1236 से 1240 तक होता है। ठीक है, तो ये प्रथम तुर्क महिला शासक थी। क्या थी, प्रथम तुर्क महिला शासक शासक थी। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासक बनी है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मतलब कि एकमात्र महिला शासक बनी है, मतलब कि ना तो इसके पहले कोई शासक बना है महिला और ना ही इसके बाद बना है। ठीक है, तो रजिया जब दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, और पुरुषों के भांति यह कोट और कुल्ला कुल्ला को टोपी बोलते हैं, पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसने दो इक्तेदार रखे थे, एक बदायूं में एक एल्गिन, जिसको एतगिन भी बोलते हैं, एल्गिन को रखा था। और भटिंडा में किसको रखा था, अल्तुनिया को रखा था। किसको रखा था, अल्तुनिया को। तो रजिया सुल्तान ने दो इक्तेदार रखे थे, एक बदायूं में एल्गिन को रखा था और भटिंडा में किसको रखा था, अल्तुनिया को रखा था। ठीक है, और रजिया ने घोड़े के रख रखाव के लिए याकूत खां को नियुक्त किया था। ठीक है, और इसे उपाधि दिया था आमिर ए आखुर की उपाधि दी थी। और कहा जाता है कि रजिया और याकूत खां एक दूसरे से क्या करते थे, प्रेम करते थे। क्या करते थे, प्रेम करते थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो अब बात करते हैं कि 1240 में अल्तुनिया ने पंजाब में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो पंजाब में जब अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, चूंकि रजिया सुल्तान ने ही अल्तुनिया को भटिंडा का ये बनाया था, इक्तेदार बनाया था, लेकिन उसने वहां पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो रजिया सुल्तान जो थी, ठीक है ना, वो याकूत खां के साथ, ठीक है,
पंजाब पहुंच गई और दोनों के बीच में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान और याकूत खां के बीच में, ठीक है ना, दोनों में युद्ध छिड़ा, जिसमें अल्तुनिया ने याकूत खां को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। और रजिया को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उसके पास दो प्रस्ताव रखा कि या तो मुझसे ब्याह कर लो, नहीं तो तुमको मार दूंगा। तो रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया, पंजाब में विवाह कर लिया। और पंजाब में विवाह करने के बाद, ठीक है ना, वो दिल्ली लौटने के लिए रवाना हुए। क्या हुए, दिल्ली लौटने के लिए क्या हुए, रवाना हुए। लेकिन बहराम शाह जो था उसने दल चालीसा को इन दोनों को मारने के लिए भेजा और इन दोनों को हरियाणा के कैथल के नामक स्थान पर रात में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसलिए आपसे पूछेगा कि रजिया का मकबरा कहां पर है, तो कैथल में है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर, अब बहराम शाह, ठीक है। तो बहराम शाह का जो शासनकाल जो होता है वो 1240 से 1242 तक होता है, ठीक है। तो इसने हेड ऑफ चालीसा यानी दल चालीसा का हेड किसको बनाया, तो एल्गिन मतलब कि एथगिन को बनाया। इसको आप एथगिन भी कर सकते हैं, ठीक है, एथगिन को बनाया, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि सेकेंड अटैक ऑफ मंगोल, मंगोलों का दूसरा आक्रमण भारत पर अगर बोलेंगे, ठीक है, तो भारत पर बोलेंगे तो दूसरा होगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर अगर बोलेंगे तो पहला आक्रमण होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के समय में, ठीक है, मंगोलों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो बहराम शाह के समय में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहराम शाह की हत्या किसने कर दी थी, मसूद शाह। तो ये मसूद शाह कौन था, तो इल्तुतमिश का बेटा रुकुनुद्दीन था और रुकुनुद्दीन का बेटा कौन था, मसूद शाह था। तो बहराम शाह की हत्या किसने कर दी थी, मसूद शाह ने कर दी थी। इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, मसूद शाह बैठा, ठीक है। तो गद्दी पर कौन बैठा, मसूद शाह बैठा। और मसूद शाह का शासनकाल जो था वो 1242 से 1246 तक रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पर, नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो अब बात करते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद की। तो नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो 1246 से यानी 1246 टू 1266 तक शासनकाल रहा। और कहा जाता था कि ये नसरुद्दीन शाह जो थे ये अपना जीवन टोपी सीकर निर्वाह करते थे। क्या करते थे, टोपी सीकर जीवन अपना निर्वाह करते थे। और इन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री रखा था। क्या रखा था, प्रधानमंत्री, जिसका नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का क्या था, ससुर था। मतलब किसने अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया था, नसरुद्दीन मोहम्मद से करवाया था, ठीक है। और इसने मतलब कि नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी, उल्लुग खां की। तो आपसे पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन बलबन को किस नाम से जाना जाता है, तो उल्लुग खां के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद जो शासक बने वो गयासुद्दीन बलबन बने, जो 1266 से 1287 तक रहे, ठीक है। तो आइए, तो अब कहा जाता है, देखिए यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन, तो इसने जो दल चालीसा, जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा जो बनाया था, इसने इसका अंत कर दिया। मतलब कि सारे दल चालीसा में जितने भी मेंबर थे उसको मार दिया गया, ठीक है। और उसका नसरुद्दीन मोहम्मद मतलब कि इसके जो, ठीक है, इसका जो दामाद था, इसके जितने सारे उत्तराधिकारी थे, इसने सारे को उसने मार दिया, ठीक है। और इसने रक्त लोह की नीति अपनाई। रक्त लोह नीति का मतलब था कि तलवार के दम पर क्या करना, शासन करना। तो इसने रक्त लोह चाप की नीति चलाई थी। आगे बात करते हैं, इसने एक नया सैन्य विभाग का निर्माण किया था। क्या किया था, नया सैन्य विभाग का निर्माण किया था, जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इसने एक फारसी त्यौहार, ठीक है, नौरोज की शुरुआत की। तो नौरोज तो फारसी त्यौहार है कि जिसकी शुरुआत किसने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इसने सिजदा नामक एक प्रथा चलाई, जिसमें कोई भी अगर दरबार में आएगा तो वह क्या होगा, सुल्तान को झुक कर सम्मान देगा, ठीक है। और उसके बाद एक पावोस प्रथा चलाई, जिसमें लोगों को उसके पैरों को चूमना पड़ता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिजदा और पावोस की प्रथा किसने चलाई थी, तो गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी, ठीक है। अब कहा जाता है कि 1287 में, कब, 1287 में थर्ड अटैक ऑफ मंगोल यानी हिंदुस्तान में मंगोल का तीसरा आक्रमण
लेकिन दिल्ली सल्तनत में क्या था, दूसरा आक्रमण था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो कहा जाता है कि जब मंगोल का जब अटैक हुआ, ठीक है, तो बलबन का बेटा जो था, ठीक है, बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। ठीक है, और मंगोलों की भी हार हुई, लेकिन बलबन अपने बेटे के मारे जाने के गम में वो अंदर से बहुत ही टूट गया था, जिस कारण से उसकी मृत्यु 1287 में हो जाती है। और बलबन का मकबरा कहाँ पर था, तो दिल्ली में मकबरा था। ठीक है, कहाँ पर मकबरा था, दिल्ली में। अब उसके बाद कैकुबाद बनता है। कौन बनता है, कैकुबाद बनता है। तो कैकुबाद 1287 से 1290 तक रहता है, ये भी एक अयोग्य शासक था। ठीक है, अब उसके बाद फिर उसके बाद कॉमर्स बनता है। कौन बनता है, क्यूमर्स बनता है, जो 1290 ही शासनकाल रहता है। ठीक है, तो ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कौन था, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आपसे क्वेश्चन पूछा है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स था। और इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी थी। और दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का स्थापना किया, खिलजी वंश का स्थापना किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।